खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में नए गांवों को शामिल करने पर शुरू हुआ विरोध। पंचायत भवनों पर सूची चस्पा होने के बाद ग्रामीण हुए एकजुट। तेज रफ्तार पिकअप ने पुत्र की ली जान और पिता हुआ घायल। केसरोली के समीप सामने आई दुर्घटना। किराना दुकानदार द्वारा यूरिया की अवैध बिक्री पर गोदाम का ताला तोड़ हुई कार्रवाई। बामनवास चौगान पहुंची संयुक्त टीम। और हेलमेट लगाकर ट्रेन के आगे बैठा और की खुदकुशी। तेजारा फाटक के समीप सामने आई घटना। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। सरिस्का बाग परियोजना का दायरा बढ़ाने के साथ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTH में कई गांव जुड़े हैं, लेकिन इनके बाशिंदों का विरोध शुरू हो गया है। इसमें अकबरपुर रेंज के ग्राम पंचायत परसाकाबास के चांद पहाड़ी और निर्भयपुरा के ग्रामीण शामिल हैं। गौरतलब है कि CTH में जोड़ने पर वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भवनों पर सूची चस्पा कर दी गई है। ऐसे में ग्रामीण विरोध कर उतर आए हैं। ग्रामवासी चेतराम ने बताया कि सरिस्का का दायरा बढ़ाकर उनके गांव निर्भयपुरा को CTH में जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। इसके बजाय कई पाबंदियां लागू होने की आशंका है। इसी जगह से गांव को CTH से बाहर रखने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की आम सभा में रखा जाएगा। वहीं चांद पहाड़ी को भी CTH से जोड़ने को गलत बताया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में सुरक्षा दीवार बनाकर सरिस्का अधिकारियों ने वन क्षेत्र सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद भी CTH में नए गांव जोड़े जा रहे हैं, लेकिन इससे मानवीय गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा। यह CTH क्षेत्र टाइगर के लिए रिजर्व माना जाएगा और ऐसे में किसानों को घास लाने, पशु चराने और जमीन की खातेदारी वगैरह नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर बाघों एवं अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बढ़ाए गए CTH के दायरे को लेकर विरोध के मद्देनजर ग्राम वासियों की समझाइश एवं सहमति आवश्यक हो गई है। जो ये CST अगर लागू हो जाएगी, वन विभाग वालों ने जो अति कर रखी है कि हमारे गांव पहले ही रेवेन्यू गांव है और अब ये जो लागू नया कर रहे हैं, इससे हमें हर चीज की वो लेनी पड़ेगी, NOC लेनी पड़ेगी। हमारे गाँव रेवेन्यू गाँव है और हमारे गांव वन विभाग से पहले कभी जुड़े नहीं थे। इसके विरोध में हम कल परसाकाबास में धरना प्रदर्शन करके ग्राम पंचायत, पहले तो हम ग्राम पंचायत पे करेंगे, उसके बाद में हमको जरूरत पड़ी तो हम नटनी का बारा को घेरेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। तेज रफ्तार गाड़ियां आए दिन लोगों की जान ले रही है। केसरोली के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और पिता घायल हो गया। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के ग्राम केसरोली के पास ये दुर्घटना सामने आई है। सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भरतपुर नदबई थाना क्षेत्र के ग्राम कवई निवासी जितेंद्र कुमार जाटव अपने 10 वर्षीय बेटे देव के साथ बाइक पर उद्योग नगर क्षेत्र में काम करने आ रहे थे। रास्ते में केसरोली के समीप तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला देव जाटव की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। उधर घायल पिता जितेंद्र कुमार का अस्पताल में उपचार करवाया गया। दर्दनाक घटना से परिवार और गाँव में शोक की लहर है। वहीं पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। गांव कवई का है, पिताजी का नाम जितेंद्र सिंह है, तहसील नदबई और जिला भरतपुर है। क्या हुआ? शाम को एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में वो बेहोश हो गया, उनके बच्चे का बाप तो पिताजी, और बच्चे का तुरंत एक्सीडेंट में तुरंत यही घटना हो गई थी, उसकी मौत हो गई जी। कहाँ जा रहे थे ये? गाँव से आए थे अपने से, या अलवर कोई कंपनी में काम करते मजदूरी। तो वहां से अपने लिए गेहूं नाल फाज लेके आ रहे थे, तो इसी वक्त रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया केसरोली में। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ किराए का मकान ले रखा है? नहीं, मकान नहीं, किराए पे रहते थे। तो गांव से सीधे आके यही मजदूरी करते? हाँ, गांव से आके यही मजदूरी करते थे। कितने बच्चे इनके? 2 बच्चे हैं, ये बड़ा है, इससे बच्चा छोटा है। वो कितने साल का है? 5 साल का? हाँ, वो 5 साल का है। तो फिर यहाँ भी क्या पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी चल रही है? अभी पंचनामा लिखा है, पोस्टमार्टम की चर्चा बातचीत हो रही है, अभी पता रहेगी। गौरतलब है कि अलवर और आसपास वाहनों की तेज गति पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसे में लगातार भीषण सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। अलवर जिले के बामनवास चौगान में किराना दुकानदार द्वारा अवैध रूप से यूरिया खाद बेचने की शिकायत पर पुलिस और कृषि विभाग की टीम पहुंची। हालांकि विक्रेता यहां से फरार हो गया।
दुकानदार ने दुकान के पीछे गोदाम बना रखा था जिसमें यूरिया के 95 कट्टे मिले हैं। मौके पर पहुंचे कृषि अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार, मोहनलाल मीणा, सहायक कृषि अधिकारी यादराम गुर्जर और वरिष्ठ पर्यवेक्षक राजाराम ने जांच की। दुकानदार के परिजनों ने गोदाम की चाबी उपलब्ध नहीं होने की बात कही। इसके बाद गोदाम का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 95 यूरिया के कट्टों को जब्त कर लिया गया। साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। अवैध शराब के पनपते कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत खेतों में बनी कई भट्टियां नष्ट की गई है। अकबरपुर थानेदार सीमा सिनसिनवार के निर्देशन में साहुड़ी गांव के जंगलों में पुलिस ने कार्रवाई की। एएसआई सतेंद्र ने बताया कि साहुड़ी गांव के जंगल के समीप खेतों में 3 भट्टियों में अवैध हथकढ़ शराब बन रही थी। ऐसे में तीनों भट्टियों को तोड़कर 700 से 800 लीटर वाश नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया यहां पहले भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन इसके बाद चोरी छुपे फिर से भट्टियां चल रही थी। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला है। अलवर के तिजारा फाटक के पास बुधवार दोपहर 29 वर्षीय युवक ने साबरमती ट्रेन के आगे बैठकर आत्महत्या कर ली। युवक हेलमेट लगाकर ट्रैक पर बैठ गया और ट्रेन के आते ही सिर आगे करके खुद को ट्रेन के सामने कर दिया। ऐसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक लोकेश चांदपुर मुंडावर का रहने वाला था और अलवर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी था। पुलिस के अनुसार लोकेश की पत्नी कुसुमलता मालाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन है। वह कई दिनों से अपनी पत्नी को रोजाना मरने की धमकी देता था। पिछले 3 दिनों से लोकेश रेल पटरी पर जाकर वीडियो कॉलिंग के जरिए कभी ट्रेन दिखाता तो कभी पटरियां। बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे उसने आखिरकार ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सूचना पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंचे। मृतक के पास से मोबाइल, हेलमेट और उसकी करीब 50 मीटर दूर खड़ी उसकी स्कूटी मिली है। शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक का 5 साल का बच्चा भी है। उसके पिता सरकारी प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हैं। ये हमारी तो सूचना रेलवे से सूचना थी कि भाई एक MRO हो गया है गाड़ी से, जो वहाँ जाके पूछ के पता किया तो नाम पता उसका लोकेश है और गाड़ी के थोड़ा साइड में बैठा था लाइनों के ऊपर। गाड़ी आई उस टाइम थोड़ा यूँ लाइन में तो हेलमेट था, हेलमेट दूर जाके पड़ा उसको थोड़ा चौके आदि इसके हाथों के जो सदमा है। तो क्या चीजें मिली है इसके पास में? इसके पास में एक मोबाइल है, एक स्कूटी है और हेलमेट है। अच्छा, और कुछ नहीं। तो रेलवे ट्रैक पे जाके बैठा क्या कर रहा था ये? अब पास में बैठा था रेलवे ट्रैक के पास। कौन सी ट्रेन थी वो? साबरमती। साबरमती। कितने बजे घटना है? ये 11:30 पौने 12 बजे के लगभग। पूरा क्या नाम है इसका? पूरा बैकग्राउंड क्या है इसका? लोकेश सन ऑफ श्री प्रकाश जाते जाति हरिजन और चांदपुर निवासी है। थाना मुंडावर लगता है इसका, जिला खैरतल तिजारा। यह क्या करने आया था? ये क्या कर रहा था यार? ये तो हमें भी अभी इस बात का पता नहीं लगा। परिजनों को पता लग गया? है? परिजनों को पता लग गया? हाँ, परिजनों को पता लगा। परिजन क्या बता रहे थे कि कब घर से निकला था, कैसे क्या हुआ था? तो रोज यूँ कहता है आज मर रहा हूँ, आज मर रहा हूँ, आज मर रहा हूँ, रोज धमकी देता था। मुंडावर थाने के सामने हाल ही में बालिका की हत्या मामले में खटीक समाज ने खैरतल तिजारा एसपी को ज्ञापन सौंपा था। समाज के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर की महिला अधिकारी से जांच कराए जाने की मांग है। साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया गया। ऐसे में एसपी ने दोषियों को सख्त सजा दिलवाने का भरोसा दिलवाया। साथ ही कहा कि पुलिस किसी के दबाव में नहीं आएगी। तो जिस तरह से मुस्कान के मामले में पुलिस लापरवाही बरत रही है, दलित समाज संतुष्ट नहीं है, पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, आप समाज के अध्यक्ष क्या कहना चाहिए? देखिए श्रीमान, ऐसा है 5/12/2025 की घटना है। 6 तारीख को विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने आनंद पाना में 7 तारीख को उससे शिनाख्त परेड करवाई। तो वो एक तरफ से ऐसा छलावा था कि हमें देख करके ऐसा लगा कि पुलिस ने हमारे साथ मजाक किया है। जिस तरीके से उसको लेके गए थे वो खानापूर्ति की तरह से लग रहा था। तो या तो करते ही नहीं और कराए तो एक संदेश जाना चाहिए था। तो उससे हमारे मन में कई सवाल उठ गए थे कि लोकल लेवल पे जो है पुलिस शायद इस मामले को दबाना चाह रही है। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उससे हमारा जो आंदोलन है, वो संघर्ष समिति है, वो संतुष्ट नहीं थी। इसलिए हमने कल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय खैरतल को एक जांच बदलवाने के लिए प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया और सर्व समाज की तरफ से ज्ञापन भी दिया कि इसमें तेज गति लाई जाए और जो शेष मुजरिम हैं
जैसा कि हमें प्रतीत हो रहा है, उन लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इसको लेकर माननीय एसपी साहब खेरतल से मिले और हमने जांच को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला के नाम कराने का प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया है। और ये इसलिए दिया है क्योंकि जो मृतक है वो महिला थी और महिला पुलिस अधिकारी अच्छी तरीके से सारे संवेदनाओं पे, सारी चीज़ों पर बेहतर कर सकते थे, इस आशा के साथ हमने दिया है। अब उन्होंने जो पीसी रिमांड मांगा है उसकी अवधि भी कल ख़त्म होने वाली है। तो देखते हैं पुलिस इस पे कितने लोगों को अरेस्ट करती है और क्या कंक्रीट मजबूती के साथ में वो कुछ इस मामले को उजागर करती है। तो उसके बाद में हम सभी आंदोलन की निगाहें टिकी हुई हैं और हम उसके बाद में फिर अपना फैसला करेंगे। उधर इसी मामले में अलवर के जेल चौराहे स्थित खटीक छात्रावास से लेकर अंबेडकर सर्किल तक कैंडल मार्च निकाला गया। यहां मौजूद अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने कहा कि इस घटना से खटीक समाज में भारी आक्रोश है। ऐसे में दोषियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने एवं फांसी की सजा की मांग उठाई गई। इस मौके पर समाज की बालिकाओं सहित कांग्रेस नेता गोपाल दास खटीक, सीताराम, लखपत राम और सपना सोलंकी आदि ने भी आक्रोश व्यक्त किया। आज हमारी बहनें बाहर रहती हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए जो संघर्ष कर रही हैं, तो वो बाहर भी जाती है पढ़ने के लिए, नौकरी की तैयारी कर रही हैं। तो फिर क्या इसीलिए करती हैं कि उनके साथ शोषण हो? ये शिक्षा इसीलिए थी कि ये हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि बच्चियां पढ़ने जाती हैं, पता नहीं उसके साथ क्या होता है, कैसे उनको पुलिस का ध्यान नहीं होता, वहाँ पुलिस स्टाफ होता है फिर भी पता नहीं चलता। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये शिक्षा क्यों दी जा रही है? इसीलिए दी जा रही है। ये मानवता का जो जन्म है, ये मानव हमें जन्म मिला इसलिए मिला है कि हम शोषण करते रहे। हमारी आधी आबादी बहनों की है, आधी आबादी पुरुषों की है, तो फिर ये इतना शरीर के ऊपर इतना अत्याचार क्यों है? हम एक चेतना है, क्यों हम इस बात को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे का शोषण ही करते रहते हैं? ये जीवन इसीलिए मिला था। तो ये दलित वर्ग की जो बहन, हमारी बहन के साथ ये घटना हुई है, ये बहुत निर्मम घटना है, बहुत संगीन घटना है। इस पर ध्यान दिया जाए। और सर हम यही कहना चाहेंगे कि उन अत्याचारों को, उन हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि बहनों के साथ इस तरह से करने पर क्या होता है। तो ये मानवता की मिसाल तो इस तरह से दी जाएगी, इस तरह से नहीं कि ये घटनाएं घटती जाएंगी और हम कैंडल लेके चलते रहेंगे। सर ये कब तक चलेगा? ये पुलिस को, ये हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि ये कैंडल कब तक जलेंगी। आपको लगता है कि हरियाणा की तरह इसमें भी पुलिस देरी कर रही है, इसमें बड़े आंदोलन की आवश्यकता पड़ सकती है? क्या समाज का, दलित समाज का युवा संघर्ष के लिए तैयार है? क्या लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, ये घटना 5 दिसंबर 2025 की है और 5 तारीख को इस का पुलिस थाना मुंडावर के सामने मर्डर हुआ। जैसे ही इसकी सूचना मिली, हम समस्त सर्व समाज की तरफ से हमने आंदोलन किया और 6 तारीख को हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। 7 तारीख को पुलिस ने आरोपी का रिमांड लेकर के एसडीएम कोर्ट में पेश करके उसके 4 दिन की पीसी रिमांड ली। और हमने जो निवेदन किया था, पुलिस प्रशासन पर हमें पूरा गहरी आस्था थी और उसमें ये एक आरोपी को डिटेन कर लिया है और वो पुलिस पीसी रिमांड पर भी है। लेकिन जो चीज़ें हमें खटक रही थी उसमें ये था कि शेष जो अपराधी हैं उनका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी प्रकार से आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को नहीं मिली है। किसी तरीके से जो सरकार की ओर से कोई उसमें कोष से किसी प्रकार की मदद नहीं हुई है। और इसके लिए हमने एसपी महोदय खेरतल को, जब हमें पता लगा कि जांच में कोताही ढील दी जा रही है, तो हमने एसपी महोदय को जाकर के ज्ञापन दिया और उस जांच को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला के नाम से कराया है। उसमें तीव्र गति से हमने जांच को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन किया है। तो हम ये देख रहे हैं, हमें पुलिस की और प्रशासन पर हमें पूरी नज़र है, आस्था है। यदि उसके इस मामले में किसी प्रकार की कोताही बरती गई, हम जन आंदोलन बिल्कुल करेंगे, बड़ा करेंगे और पूरा सर्व समाज इसमें साथ है। कई सामाजिक संगठन और भी दलित समाजों के अलावा सर्व समाज इसमें शामिल है और हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे सभी जो युवा वर्ग है वो सब साथ में है और हम इसको मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। फास्ट ट्रैक में इसकी जांच को लेके जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी चार्जशीट जो हो और जल्दी से जल्दी उनको सजा मिले। सर क्या सरकार की तरफ से कोई पार्टी का बड़ा नेता, मंत्री कोई क्या? बिल्कुल नहीं आया है, ना ही तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई आया है और ना ही प्रतिपक्ष की तरफ से कोई अभी तक पीड़ित परिवार के सामने आए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये दलित ही नहीं, ये तो सर्व समाज की बच्ची है। और सर समाज की जो बालिका थी उसकी जो घटनाक्रम हुआ है, आप आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक गरीब
गरीब समाज की बच्ची और गरीब बाप की बेटी जो कि पढ़ने लिखने के लिए जा अपने गई थी, तो उसमें क्या कहते हैं कॉलेज मंडावर फार्म के अंदर, और वहाँ से एक गुंडा उसको उठा करके बच्ची को जबरदस्ती ले गया और ले वहाँ गया जहाँ मंडावर थाने के सामने 15 कदम के अंदर ही जो है थाना है और सड़क के पार ही उस कमरा है, जिसमें उस कमरे के पास में जहाँ बच्ची की निर्मम हत्या की गई है उसमें 2 पुलिसकर्मी वहाँ बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल बराबर कमरे के बराबर। और जिस टाइम बच्ची की हत्या की गई क्या उन लोगों को पता नहीं लगा, वो रोकने वाला वहाँ नहीं मिला, और जिस कदर से उस बच्ची की हत्या की गई है उसके जो है लड़की ने अकेले ने संघर्ष किया है, उसके बाल वहाँ टूटे पड़े हैं, खूनों के कतरे बहे पड़े हैं, लेकिन किसी ने कुछ वहाँ देखा नहीं और इतनी निर्मम बच्ची की हत्या की है। मैं कहता हूँ इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और इसके जो मारने वाले जो व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल कतई मैं कहता हूँ सरकार को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। न्यायालय से भी मैं निवेदन करूँगा कि उस आदमी को फांसी दे, बिल्कुल 100% उस आदमी को फांसी दे, ताकि दूसरी जनता के अंदर ये पता लगे, दूसरे बदमाशों को ये पता लगे कि भाई कहीं ऐसी घटना जो है करना पाप है। मेरा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आपको लगता है कि पुलिस का फेलियर है? आपको लगता है पुलिस फेल है? पुलिस तो फेल ही है जब उसके बराबर में उसके वहाँ पे जो पुलिस वाले रह रहे हैं और उनको पता नहीं लगा कि यहाँ क्या घटना हो रही है। उनके कमरे के बिल्कुल चट बराबर एक कमरा ये है, एक कमरा पुलिस वालों के, 2 पुलिस सिपाही वहाँ रह रहे हैं और वहाँ रहने के बाद में उनको ये पता नहीं लगा कि यहाँ क्या कांड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जस्ट 10-15-20 कदम पीछे थाने के बिल्कुल सामने एक जघन्य अपराध हो जाता है, पुलिस को खबर नहीं लगती है। ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन क्या है कि एक गरीब आदमी की बच्ची है, एक गरीब समाज की बच्ची है, दलित की बच्ची है, इसलिए उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि सब लोगों को, और वैसे तो देखो हत्यारा किसी जात का नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन 14 दिसंबर को दिल्ली में होगा। इसमें भागीदारी को लेकर जूली ने मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर चर्चा की। साथ ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बताया कि महारैली को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से अलवर सहित पूरे राजस्थान में गतिविधियां तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक रैली नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आम जन की लड़ाई है। अलवर के नगली सर्किल स्थित सोलंकी अस्पताल में मरीजों को मिलावटी और बासी भोजन परोसे जाने की शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची। साथ ही यहां जांच कर सैंपल लिए गए। फूड इंस्पेक्टर केशव गोयल ने बताया कि भोजन, मसाले, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही कैंटीन की साफ सफाई व्यवस्था की भी जांच हुई। टीम द्वारा लिए गए सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ साहब के पास शिकायत प्राप्त हुई कि यहाँ सोलंकी हॉस्पिटल में नीचे बेसमेंट में कैंटीन संचालित है, उनके द्वारा पेशेंटों को बासी खाना परोसा जा रहा है। आज हम यहाँ पर इस कैंटीन के निरीक्षण के लिए उपस्थित हुए। कैंटीन का निरीक्षण किया तो यहाँ पर हमें खैर कोई पुराना खाना तो नहीं मिला। आज पेशेंटों को परोसने के लिए इनके द्वारा खिचड़ी बनाई हुई थी। उस खिचड़ी में से हमारे द्वारा जांच वास्ते एक खिचड़ी का नमूना लिया जा रहा है, उसको प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जैसी जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ठाकुर दुर्गपाल मेमोरियल बीएड कॉलेज में जागरूकता शिविर लगाया गया। पीएलबी मुस्तफा खान ने बताया कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई थी। इसी मौके पर मनाया जाने वाला यह दिवस मानवाधिकारों की रक्षा करने और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने को प्रेरित करता है। खान के अनुसार मानवाधिकारों का उद्देश्य हर व्यक्ति की गरिमा और मूल्य की रक्षा करना है। उधर कॉलेज प्रधानाचार्य एस.के. महतो के अनुसार मानवाधिकार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं कार्यक्रम में अध्यापक एवं 60 छात्राएं उपस्थित रही। और वहीं अलवर के स्केल लॉ कॉलेज में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पर्यावरणविद एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कृष्ण सिद्ध थे, जबकि अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा ने की। सिद्ध ने अपने उद्बोधन में कहा कि सही मायने में मानव अधिकार जियो और जीने दो की अवधारणा पर निर्भर है। साथ ही मौजूदा उपभोगवादी संस्कृति में पूंजीवाद के तहत प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार किया जाकर मानव अधिकारों को छीना जा रहा है। ऐसे में प्रकृति का संरक्षण कर मानव अधिकारों का संरक्षण भी किया जा सकता है। उधर डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने मानव अधिकार कानूनों और उनके बारे में इतिहास पर चर्चा की, जबकि डॉक्टर वंदना सैनी ने मानव अधिकार आयोग के बारे में बताया। डॉक्टर लक्ष्मी सोनी, सहायक आचार्य प्रदीप कुमार, छात्र रामवीर, धर्मेंद्र यादव, विक्रम, वर्षा और ऋतिक ने भी विचार रखे।
अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शर्मा ने मानव अधिकारों के संरक्षण का संकल्प दिलवाया। विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसके ला कॉलेज के अध्यक्ष का कार्यक्रम है। इसमें ग्रामीणों के साथ साथ विधि स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। जिसमें कि मानव अधिकार क्या है और मानव अधिकारों के क्या क्या लोगों के अधिकार है, उसको किसी तरह संरक्षित किया जाए। मेरी मान्यता है कि सबसे पहला अगर मानव अधिकार की पुरातन संस्कृति को देखा जाए तो प्रकृति ने हमको मानव अधिकार दिया हुआ है कि जियो और जीने के सिद्धांत की अवधारणा के आधार पर ये सारे अधिकार हमारे सुरक्षित हैं कि हम अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। हम प्रकृति हमें जल, ऑक्सीजन, आवास, भोजन सभी चीज़ों की बहुतायत की मात्रा में हमें निश्चित रूप से हमारे जीवन संरक्षण देती है। जिस प्रकार संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, इसी को संरक्षित करने की दिशा में प्रकृति हमें ये सिद्धांत को पूर्ति करती हुए हमें पूर्ण रूप से जीने का अधिकार देती है। लेकिन कुछ समय से देखा जाता है कि हमारे उन जो प्राकृतिक साधन हैं उनमें भी छेड़छाड़ करके हमारे अधिकारों को छीना जाता है, चाहे उसमें पर्यावरणीय दृष्टि से, चाहे जल का दोहन की मात्रा हो या ऑक्सीजन की हमारे कटते वन और हमारे बिगड़ते पर्यावरण की हमारे मौसमों का परिवर्तन, ये भी हमारे एक मानव अधिकार के तहत ही आते हैं। तो हमारे जो नया आयोग के द्वारा भी ये बनाया गया है, प्राकृतिक जो वो है एनवायरनमेंट, शुद्ध एनवायरनमेंट भी एक जो है मानव अधिकार है व्यक्ति को प्राप्त करना। उसको ध्यान में रखते मेरा तो विचार ये है कि सभी लोगों को जियो और जीने के सिद्धांत के आधार पर चलना चाहिए, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मानव अधिकार की अवधारणा को सिद्ध करता है। और इसी के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वैसे कानूनन दृष्टि से सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। उधर विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम किया गया। इसके जरिए बालिकाओं को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बालिकाओं को कोर्ट संबंधी अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और आत्मनिर्भरता से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन दिया। इसी दौरान स्वयंसेवी संस्था सखी सहेली द्वारा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे एडीएम सिटी बीना महावर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली अलवर के राजश्री महाविद्यालय ग्राउंड से शुरू होकर प्रताप ऑडिटोरियम पर संपन्न हुई। उधर उप निदेशक ऋषिराज सिंघल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा माहवारी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्रताप ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हजारों स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लेकर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय एक अभियान संचालित किया जा रहा है मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। उसके तहत ही प्रताप ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के अधिकारों से संबंधित हिंसा मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए भी उसमें पीपीटी के माध्यम से बच्चियों को जागरूक किया जाएगा। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें, समाज में रूढ़ियों को तोड़ने के लिए बच्चियों की शिक्षा पर जोर दें, उनको आगे बढ़ने दें, उनको बढ़ने दें। शुक्रिया, धन्यवाद। इन्होंने हरी झंडी दिखाई। एडीएम बीना महावर ने आज झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ किया है। ये रैली राजश्री कॉलेज के ग्राउंड से प्रारंभ होकर एसएलपी सर्किल डूंगरी होते हुए प्रताप ऑडिटोरियम जाएगी। इन बच्चों को वहाँ खेल के माध्यम से महामारी के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव 12 दिसंबर को होंगे। अध्यक्ष पद पर लड़ रहे अभिमन्यु सिंह चौहान ने बताया कि इस दिन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। साथ ही इसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चौहान ने चैम्बर मुहैया कराने, डिजिटल लाइब्रेरी और महिला वकीलों को मूलभूत सुविधाएं जैसे मुद्दे अपनी प्राथमिकता बताए हैं। मैं अभिमन्यु सिंह चौहान जिला अभिभाषक संघ के आगामी जो चुनाव 12 दिसंबर को जो आयोजित हो रहे हैं उसमें अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। और जो मेरी बार को लेके प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये है कि जो चैम्बर्स का जो हमारा विवाद कई सालों से लंबित है उसको शीघ्र उसका निस्तारण करना। मेरे मुद्दों में दूसरा मुद्दा है डिजिटल लाइब्रेरी, कि हम जो लाइब्रेरी है हमारे यहाँ उसको जितना जल्दी हो सके डिजिटल करें, हम पेपरलेस पे आएँ। तीसरा, हमारे यहाँ महिला अधिवक्ताओं की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका जितना ज़्यादा हो सके उन सुविधाओं को हम बढ़ाएं। और चौथा है मेरा कि हम जो वकील साथियों के बीच में प्रतिस्पर्धा का माहौल है उसको सामंजस्य, उसको सहयोगी की भावना बढ़ाएं, आपस के कोऑर्डिनेशन को करें और बार का जो सम्मान है वो बेंच के आगे झुकने नहीं दें। बेंच और बार बराबर पैरेलल संस्था के रूप में कार्य करें। क्या समय रहेगा? इलेक्शन 12 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जो 4 बजे तक होगी और 4:30 बजे के बाद हमारे यहाँ की काउंटिंग शुरू होगी।
अलवर की नजर बगीचे स्थित भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से आरओ वाटर प्यूरिफायर फिल्टर प्लांट लगाया गया है। सीओ गाइड विजयलक्ष्मी रोहिला के अनुसार यहां स्काउट गाइड सहित अन्य कई प्रकार के शिविर लगते हैं। ऐसे में संभागियों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सकेगा। उन्होंने इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का आभार जताया है। हाँ बताएं मैडम, नजर बगीची में किसकी ओर से प्लांट लगाया है? राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से यहाँ पर जो आयोजन देखा जा रहा था कि जल की व्यवस्था जो बच्चों के लिए सही नहीं थी, उसके लिए प्रयास किया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से यहाँ पर एक ये फिल्टर प्लांट लगाया गया, जिससे अब बच्चों को वाटर कूलर के माध्यम से प्योरीफायर वाटर मिलेगा और बच्चों के स्वास्थ्य के नजरिए को देखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं जिला मुख्यालय और की तरफ से और विजयलक्ष्मी रोहिला जो कि जिला सचिव अलवर है, उनकी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बच्चों के अच्छे उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह आरओ प्लांट लगाया गया है। ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से पीएससी कस्बा ढेरा के परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। यह शिविर राजस्थान सरकार और ल्यूपिन फाउंडेशन के साझा कार्यक्रम के तहत संपन्न हुआ। जिला प्रबंधक रवि दाधीश ने बताया कि मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से प्रशिक्षित मेडिकल टीमें ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। इस शिविर में कुल 55 मरीजों की विभिन्न स्वास्थ्य जांचें की गई। इनमें बीपी, शुगर, स्पेरोमेट्री, सीबीसी और एक्सरे सहित अन्य जांचें शामिल थी। साथ ही दवाओं सहित चिकित्सकीय परामर्श भी प्रदान किया गया। शिविर में चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहित शर्मा ने किया, जबकि ल्यूपिन फाउंडेशन टीम से कार्यकारी अधिकारी श्रुति पांडे, एएनएम ज्योति यादव, गीता, रोहित और संगीता सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। भाजपा के जिला महामंत्री ऋषि राज शर्मा ने कहा है कि भजनलाल सरकार ने 2 साल में कई नई योजनाएं जनहित में शुरू की हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। इसके जरिए प्रदेश के अधिकांश जिलों को पीने के लिए पानी मिलेगा। साथ ही राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। साथ ही किसानों को दिन में बिजली दिए जाने का कार्य 2027 तक पूरा कर दिया जाएगा। महामंत्री शर्मा ने कहा कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से राइजिंग राजस्थान के तहत 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। अब प्रवासी राजस्थान दिवस सम्मेलन के अवसर पर भी निवेश लाया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी भर्ती भी बम्पर स्तर पर की गई है। साथ ही महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। उन्होंने बताया कि करीब 20 से ज्यादा फ्लैगशिप योजनाओं से आम जन को लाभ मिल रहा है। सर, भजनलाल सरकार ने 2 साल के अंदर जनहित में कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं जिनसे जनता लाभान्वित हो रही है और जनता की जो काम है उनमें मदद मिल रही है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 2 वर्षों में लोक कल्याणकारी योजनाओं का पूरा पिटारा खोल रखा है। हर वर्ग को, हर नागरिक को इसके विषय में पूरा लाभ दिया जाना है। महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, वंचितों को किस प्रकार से अधिक लाभ मिल सके, इसके बारे में सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं, जिनमें खाद्य आपूर्ति विभाग की नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित कराना, जिसमें उनको राशन दिया जा रहा है। ऊर्जा विभाग द्वारा कुसुम योजना, आपको ध्यान में होगा कि सौर ऊर्जा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। 6000 करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले बजट दिया था वो पूर्ण हो गया और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर वो 6000 करोड़ रुपए का और बजट इसके विषय में लेके आए हैं। महिला अधिकारिता में लाडो प्रोत्साहन योजना चल रही है, जो कि हमारी बालिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कृषि एवं उद्यानिकी में भी किसान को किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, प्रति बूंद अधिक से अधिक फसल योजना, पौंड, डिग्गी, फिशरीज, तारबंदी, मत्स्य पालन, 5000 रुपए तक की लागत के श्रमिकों को कृषि यंत्र और उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, ग्रीन हाउस दिए जा रहे हैं और प्लास्टिक टनल, प्लास्टिक मल्चिंग का भी एक कार्य किसानों के लिए किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAA, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ये चल रही है, जिसमें सभी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। भूजल विभाग के द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चल रहा है। स्वच्छ भारत का अभियान पंचायती राज विभाग के द्वारा, स्वामित्व योजना, जल स्वावलंबन योजना, प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है और इसमें ERCP की भी बहुत बड़ी योजना काम कर रही है, जो कि पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में जल समस्या के निराकरण के लिए है। स्कूली शिक्षा विभाग में जैसा हम देखते आ रहे हैं,
मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चल रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो प्रत्येक ग्राम को पक्की सड़क से जोड़ने की है। अटल प्रगति पथ का काम कर रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजनाओं के काम किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग के द्वारा विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है, जिसमें प्रशिक्षित बेरोजगारों को भी बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किया जा रहा है। पहले 10-20 हजार रुपए लेने के लिए भी लोगों को, युवाओं को चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री की डबल इंजन की सरकार हमारे राजस्थान के उन बेरोजगार युवाओं को जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपना योगदान देना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करना चाहते हैं और इस देश के विकास में अपना योगदान करना चाहते हैं, उनको बिना किसी गारंटी के तत्काल ऋण प्रदान कर रहे हैं। वन विभाग के द्वारा मिशन हरियाल और राजस्थान चलाया जा रहा है। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन है, जिनमें हर घर जल योजना चल रही है। अमृतम योजना के द्वारा हर घर में पीने के लायक पानी दिया जा रहा है। आयोजना विभाग के द्वारा पंचगौरव योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण विकास के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए सब प्रकार की ऐसी योजनाएं चला रही है, जिनका सहयोग लेकर हमारे ये सभी वर्ग बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं और भारत के विकास में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर हुकम सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के 2 साल पूरी तरह विफल हैं। कानून व्यवस्था खराब है और महिला एवं दलित वर्ग के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही किसानों को फसलों के पूरे दाम नहीं मिल पा रहे। हुकम सिंह ने कहा कि बिजली, पानी, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियों आदि का अभाव बना हुआ है। इसके बावजूद भाजपा सांप्रदायिक राजनीति में लगी रहती है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही सबसे असफल सरकार बताया है। भजनलाल सरकार के कार्यकाल 2 साल पूरे हो गए हैं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी बात है 2 वर्ष पूरे हुए हैं। सही में 2 वर्ष पूरे हुए हैं। समय 2 वर्ष हुआ है, लेकिन 2 वर्ष में जो काम होना चाहिए था, जो वादे भाजपा ने किए थे चुनाव जीतने से पहले, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था नारी सम्मान की, पूरे प्रदेश में कोई दिन टलता होगा जिस दिन 10-20 घटनाएं राजस्थान में नहीं होती नारियों के साथ अत्याचार की, चाहे वो लूटपाट की हैं उनके साथ, चाहे रेप की हैं या चेन स्कैनिंग की हैं या धोखाधड़ी की हैं। तो ये इसकी सरकार की विफलता है। अगर मैं किसान की बात करूं, मैं परसों तरसों मंडावर गया था तो बाजार में बहुत बड़ी लंबी लाइन लग रही थी। मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने साथी जो साथ में मेरे बैठे थे, मैंने से पूछा ये क्या है, तो कह रहा सर यूरिया की लाइन लग रही है, खाद की। तो किसान जो देश की रीढ़ है और जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से देश जिंदा है, वो किसान बेचारा, जैसे कभी नोटबंदी में लाइन लगी थी, अब किसान को लाइन लगानी पड़ रही है लंबी, और वो तरस रहा है, उसे खाद बीज ही नहीं मिल रहा है। प्याज की बात करें, लाखों रुपए लगा के बेचारे गरीब किसानों ने कर्ज ले करके प्याज को उगाया, और अब 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो प्याज का भाव। किसान पूरी तरीके से परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बढ़िया कार्यक्रम नहीं हुए हैं, ना कोई स्टूडेंट्स के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई भर्ती की प्रक्रिया हुई है। मैं समझता हूँ सभी मामलों में सरकार विफल रही है, ना आर्थिक क्षेत्र में, ना सामाजिक क्षेत्र में। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, धार्मिक क्षेत्र में तो ये काम करते हैं, क्योंकि नई नई नारे देना, अब अयोध्या बना दिए, अब कहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, और कभी हिंदू राष्ट्र की वो धीरेन्द्र शास्त्री, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहूँगा, नहीं तो जनता को कैसे पता लगेगा। देखिए, उनकी बहन खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी, हनुमान जी के वक्त उनकी बहन मुस्लिम के घर में है और वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो पहले बहन को तो हिंदू बनाओ यार। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, बीजेपी के तमाम नेताओं की बेटियां और बहनें मुस्लिम नेताओं के बच्चों के साथ विवाहित हैं। ऐसे में
हिंदू राष्ट्र की बात करना, तरह तरह के हिंदू और मुस्लिम के नारे देना और इस तरह के बरगला करके अभी वहाँ बंगाल में जा कूदे, वहाँ गीता पाठ कर रहे हैं, कोई रुद्र पाठ कर रहा है। क्या तमाशा है, मेरी समझ में नहीं आता। बात करनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात करनी चाहिए महंगाई पर, बात करनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की अस्मिता का, देश का क्या स्थान है, रुपया कहाँ गिर रहा है, कितना नीचे चला गया है, ये क्या है। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जो कार्यकाल है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल है वो संतोषजनक नहीं है, जनता के हित में कतई भी नहीं है। चाहे वो अपने मन में कितने भी खुश होते रहें, कुछ भी बातें गिनाते रहें, लेकिन देश देख रहा है और जनता इस बात को समझ रही है। आगामी चुनाव में इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मेदांता चिकित्सालय के विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर गुरुवार को लगाया जाएगा। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा आचार्य अस्थि चिकित्सालय में यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक लगेगा। साथ ही ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पीएफटी, ईसीजी और कैल्शियम की जांच निःशुल्क की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष अनंत भंडारी के दिशा निर्देशों पर सचिव मोहनलाल सोनी ने केंद्रीय कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान कारागृह में साफ सफाई, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं और बंदियों के लिए उपलब्ध विधिक सहायता आदि का जायजा लिया गया। साथ ही सुझाव एवं निर्देश भी प्रदान किए गए। इस निरीक्षण के दौरान डॉक्टर दीपेश सरथरिया, डॉक्टर मृदुल आर्या, जेलर रविंद्र उपाध्याय, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल टीम से महेश कुमार गोठवाल, मुकेश शर्मा, संतराम, मनोज यादव, जितेश गागल, इंद्र सिंह शेखावत एवं लवीना चौधरी उपस्थित रहे। लघु उद्योग भारती अलवर की ओर से सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिता पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन होगा। इस संगोष्ठी में सभी उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान ईपीएफओ आयुक्त भूपेंद्र यादव, ईएसआईसी उप निदेशक मुकेश मीणा और श्रम विभाग के अधिकारी से नई श्रम संहिता की विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही उद्योग जगत से जुड़े प्रश्नों का समाधान करेंगे। यह गोष्ठी एमआईए के अशोक लीलैंड में 11 दिसंबर शाम 4 बजे आरंभ होगी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50, मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 014423326225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां तहसील क्षेत्र के चांद पहाड़ी गांव में गैर मुमकिन पहाड़ चारागाह है। यहाँ सरकारी जमीन पर दबंग लोग अतिक्रमण कर खेत बनाने में लगे हैं। इसके अलावा पक्का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके बावजूद पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक और अन्य अधिकारी मौन साधे हुए हैं। परसाकाबाज ग्राम पंचायत का गाँव चांद पहाड़ी नटनी का बारा से मालाखेड़ा जाने वाले स्टेट हाईवे 44 के समीप स्थित है। यहाँ पर बसे हुए कुछ दबंग लोग इस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। वहीं जागरूक वर्ग ने कार्रवाई की मांग उठाई है। उधर तहसीलदार धीरेन्द्र करदम ने बताया कि अतिक्रमण होने की जानकारी मिलने पर संबंधित पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मालाखेड़ा का ब्लॉक कार्यालय स्वीकृत होने के बावजूद कर्मचारी मालाखेड़ा में नहीं बैठकर अलवर से ही दफ्तर का संचालन कर रहे हैं। मालाखेड़ा खंड क्षेत्र के विशेष योग्य जन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए अलवर मुख्यालय पर दर दर भटकना पड़ रहा है।
इसके अलावा उन्हें अलवर आने जाने में समय और पैसे की बर्बादी भी करनी पड़ रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कांग्रेस शासन में टीकाराम जूली ने मालाखेड़ा में ब्लॉक खंड स्तरीय कार्यालय स्वीकृत करवाया था। कुछ दिन तक इसका संचालन भी हुआ था, लेकिन इस कार्यालय के कर्मचारियों की दबंगता के चलते अब इसे अलवर के अंबेडकर हॉस्टल में संचालित किया जा रहा है। साथ ही मालाखेड़ा क्षेत्र के विशेष योग्य जन अपने कामकाज से वहां पहुंचते हैं तो कर्मचारी नदारद मिलते हैं। दिव्यांगजनों ने स्मार्ट कार्ड के सत्यापन, दिव्यांग पेंशन और अन्य कार्य मालाखेड़ा में ही शुरू करने की मांग की है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार इसके लिए विभाग को पत्र लिख दिया गया है। वहीं विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने भी स्थानीय स्तर पर कार्यालय संचालन का भरोसा दिलाया है। दिव्यांग एवं विशेष योग्यजन को मालाखेड़ा खंड क्षेत्र पर ही सभी सुविधाएं मिलें, जिसमें पालनहार है, दिव्यांग पेंशन है या विशेष योग्यजन के लिए उपकरण लेने हैं, ऐसे आवेदन मालाखेड़ा स्तर पर ही तैयार हो। इसके लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यालय स्वीकृत था, लेकिन कर्मचारी की उदासीनता के चलते यह कार्यालय अलवर के अंबेडकर हॉस्टल में संचालित कर रखा है और कर्मचारी मालाखेड़ा नहीं आते हैं, जिससे दिव्यांग परेशान और तंग होते हैं, अलवर जाते हैं और वहाँ से भी बैरंग लौटते हैं। उप निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा इस बाबत एक कक्ष लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वह भी नाकाफी है और दिव्यांग तंग परेशान हो रहे हैं। मवधेश सिंह, ATL न्यूज। अकबरपुर पुलिस ने 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। आईजी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी सीमा सेंसनवार ने बताया कि इनमें खेड़का निवासी हितराम और अहमदपुर निवासी पप्पू शामिल हैं। इसके लिए टीम गठित कर दबिश दी गई थी, साथ ही उन्हें संबंधित थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। सरिस्का की अलवर बफर रेंज में 12 लिवारी ट्रैक पर शाम की सफारी के दौरान टाइगर ST-18 की साइटिंग हुई। नेचर गाइड आकाश शर्मा ने बताया कि अलवर बफर रेंज में इन दिनों बाघ पर्यटकों को आसानी से दिखाई दे रहे हैं। शाम की सफारी के दौरान पहले बाघ इन ST-19 दिखाई दी, साथ ही आगे जाकर बाघ ST-18 को देखकर दिल्ली से आए पर्यटक रोमांचित हो उठे। नेचर गाइड सतीश सोनी और जिप्सी चालक वेद प्रकाश योगी ने पर्यटकों को जंगल में भ्रमण करवाया। राजगढ़ कस्बे के बालाबास मोहल्ले स्थित खादी आश्रम बगीची शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा की जा रही है। इसे को लेकर बुधवार को डीजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इससे पहले शिव मंदिर पर ध्वजा और कलश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया तथा रोजाना दोपहर 12:15 से शाम 4:15 बजे तक पंडित रविकांत शास्त्री द्वारा ये कथा की जाएगी। साथ ही समापन 17 दिसंबर को हवन यज्ञ एवं पूर्णाहुति के साथ होगा। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। राजगढ़ में बांदीकुई मार्ग स्थित गोड गांव के रिहायशी आबादी क्षेत्र में 33,000 kV की विद्युत लाइन डालने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस विद्युत लाइन से जानमाल की हानि होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में इसे भूमिगत किया जाना चाहिए। पूर्व में भी उपखंड अधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जा चुका है। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। मैं ग्राम घोट में रहता हूं और हमारे यहाँ पूरा आबादी क्षेत्र है, जिस पूरे आबादी क्षेत्र में होकर बिजली विभाग द्वारा 33,000 kV की लाइन निकाली जा रही है नंगे तारों से। ये हमारे लिए बहुत बड़ा हादसे का कारण बन रहा है। हमारे कोई भी जन उपयोगी खेतीबाड़ी के काम में, हमारे कहीं भी पशु जानवर, बस वगैरह रोड पे होके बहती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके लिए खतरा है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये 33,000 kV लाइन को हमारी आबादी में होके नहीं निकाली जाए, जबकि पहले से ही 33,000 लाइन पीछे पहाड़ में होके जा रही है, तो इसको भी वहाँ होके ही निकाली जाए। हमारा प्रशासन से भी यही निवेदन है और हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं एजीएम साहब को भी और एएन साहब को भी RCB में, और उनको हमने सूचना दे दी है, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारी आबादी में होकर लाइन निकालने के प्रयास कर रहे हैं और हमको धमकी दे रहे हैं कि नियम से प्रशासन से निकाली जाएगी। बात यह है कि हमारे यहाँ से 33,000 kV की लाइन निकाली जा रही है और हमारे यहाँ पुराना गाँव बसा हुआ है, आबादी का क्षेत्र है, मकान बने हुए हैं और हमारी पुरानी यहाँ बागवानी है। इसके बड़े बड़े आम के पेड़, कटहल के पेड़, नींबू के पेड़ आदि पेड़ लगे हुए हैं और पानी के कुएं और बोर हैं, जिससे अभी 1.5-2 महीने पहले 33,000 kV की लाइन जा रही थी पीछे होके, पहाड़ के नीचे से खम्भे गड़े हुए थे, तो उसके कारण लाइट आने के कारण 3 भैंसें मर चुकी हैं। उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन को पूरी रिपोर्ट दे दी, उन्होंने जांच चल रही है, अभी तक ना उनको कोई मुआवजा मिला। हमेशा जब भी किसान को दिक्कत आती है तो उसकी कोई नहीं सुनता है। SDM ऑफिस में जाके
अब क्या मांग है आपके, क्या कर रहे हैं? अब हमारी मांग ये है, हम धरना दे रहे हैं प्रेजेंट में तो, और आगे भूख हड़ताल की चेतावनी देना चाहते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी तो आगे फिर हमारा स्थिति यथावत धरना चलेगा। राजगढ़ कस्बे के बांदुकी मार्ग स्थित गंगाबाग बस स्टैंड पर नवनिर्मित प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया गया। भामाशाह एवं समाजसेवी वीरेंद्र दादीश ने बताया कि उन्होंने माता प्रभा देवी की पुण्य स्मृति में यह निर्माण करवाया है। यहाँ यात्रियों को बैठने की सुविधा सहित सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। इस मौके पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद भाजपा नेता बन्नाराम मीणा और नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया ने फीता काटकर लोकार्पण किया। बन्नाराम मीणा ने कहा कि राजगढ़ में बस स्टैंड निर्माण का प्रयास किया जाएगा। आपने अपने माँ थी ना, स्वर्गीय प्रभा देवी जी, अपनी माता श्री के स्मृति में ये नवीन अस्थायी प्रतीक्षालय का निर्माण बस स्टैंड पर करवाया है। इसके लिए आप सबको बहुत बधाई कि आपने राजगढ़ के यात्रियों की पीड़ा समझी और अस्थायी हो स्थायी हो आपने प्रतीक्षालय का निर्माण कराया। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में दो तरह के भाव व्यक्ति के मन में होते हैं। एक तो सरकारी योजनाओं में जो बस स्टैंड बनते हैं उनमें भी कमीशन कैसे खाया जाए, और दूसरा ऐसा है कि जो अपने मन में एक भाव चाहे अपनी खुद की नेक कमाई में से अपने माता पिता की याद में अपने खुद के जीवन को धर्मार्थ से पुण्य बनाने के लिए, एक मानव जाति की सेवा के लिए आदमी के मन में ये बात आए कि मैं अपनी कमाई में से इतना हिस्सा निकाल कर हमारे राजगढ़ के यात्रियों को, हमारे राजगढ़ के नागरिकों को ये सुविधा देना चाह रहा हूँ। ये भाव मन में आना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से दादीश परिवार को पुनः बधाई भी देता हूँ। बड़ौदा में स्थित श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान में स्टाफ सदस्यों सहित लगभग 1800 बच्चों ने शपथ ली। संस्था प्रधान धर्मवीर चौधरी ने बताया कि रक्त कोष फाउंडेशन द्वारा आयोजित हेलमेट पहने जीवन बचाए मेगा शपथ के तहत यह भागीदारी रही। गौरतलब है कि अभियान का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एवं फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा किया गया। और अब बात करते हैं खैरतल जिले की, जहां पत्रकारों ने लोकसभा की कार्यवाही को नजदीक से देखा। साथ ही अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आमंत्रण पर उनसे मुलाकात भी की। मीडिया कर्मियों को संसद की प्रक्रियाओं को जानने का अवसर मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री यादव ने खैरतल तिजारत जिले से जुड़े विकास कार्यों, समस्याओं और जनहित के मुद्दों पर सुझाव एवं फीडबैक लिया। इस मौके पर खैरतल से उमेश अग्रवाल और हीला लाल भूरानी, कोटपुतली से हिमांशु सेन, बालकिशन शुक्ला और बहरोड से ओम यादव मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अग्रसेन शाखा भिवाड़ी द्वारा आशियाना आंगन सोसाइटी में हनुमान चालीसा महायज्ञ के तहत 51वां पाठ किया गया। 108 सप्ताह के महायज्ञ के तहत यह आयोजन श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुआ। साथ ही भजन कीर्तन हुए। इसके अलावा 14 दिसंबर को सामूहिक भंडारे का आयोजन होगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजेश वार्ष्णेय, अजीत पांडेय, एम के गुप्ता, मनोज मिश्रा, जितेंद्र यादव, विनय पांडे, सत्य प्रकाश शर्मा, अनिल कुंडिया और अमरेंद्र प्रताप आदि भक्त मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर के जेईसीसी सभागार में प्रदेश के पहले प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 समारोह का भव्य उद्घाटन हुआ। बुधवार को हुए कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, सीआर पाटिल और भागीरथ चौधरी सहित प्रदेश के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आदि शामिल हुए। वहीं कई नामी उद्योगपतियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर जानकारी दी गई कि राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा कम समय में धरातल पर उतर चुका है। साथ ही विकसित भारत 2047 में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व भर से आए प्रवासी राजस्थानियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि हमने हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित करने की घोषणा की। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि 11 से 25 दिसंबर तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस दौरान सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा रथ, पोस्टर, वाहन रैली और चालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही स्वच्छता कार्यक्रम के तहत श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी तरह 15 दिसंबर को होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के तहत मुख्य आयोजन एवं लाभार्थी सम्मेलन का
जिला स्तरीय कार्यक्रम भी होगा। इसकी तैयारियों को लेकर भी हिदायत दी गई। वहीं उन्होंने 16 दिसंबर से जिला स्तर पर लगने वाली 3 दिवसीय प्रदर्शनी की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। साथ ही जिला कलेक्टर ने 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित होने वाले ग्रामीण एवं शहरी सेवा फॉलोअप शिविर की तैयारियों पर भी समीक्षा की है। इसी दौरान 18 दिसंबर को महिला सम्मेलन और 19 दिसंबर को किसान सम्मेलन किया जाएगा। वहीं 21 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान सहित 22 तारीख को आयोजित होने वाले युवा रोजगार दिवस की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिला परिषद के सीईओ सालुख गौरव रविंद्र, एडीएम द्वितीय योगेश डागुर, एडीएम शहर बीना महावर, डीएफओ राजेंद्र हुड्डा और एसडीएम माधव भारद्वाज आदि मौजूद रहे। तिब्बती परिवारों ने मानवाधिकार दिवस मनाया। इस मौके पर जरूरतमंदों को फल और कंबल वितरित किए गए। अलवर के तिब्बती मार्केट में कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारत तिब्बत संघ अलवर इकाई अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जायसवाल ने बताया कि तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की 36वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। इसी अवसर पर तिब्बती स्वेटर एसोसिएशन के प्रधान तेंजिंग और अन्य प्रतिनिधियों ने मुख्य अतिथि राष्ट्रीय युवा विभाग संयोजक एडवोकेट गौरव शर्मा, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, पुरुषोत्तम शर्मा आदि का स्वागत किया। एडवोकेट शर्मा ने कहा कि तिब्बत सहित अनेक स्थानों पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न पूरी मानवता के लिए खतरा है। ऐसे में धर्मगुरु दलाई लामा से शिक्षा लेते हुए सभी को प्रेम, करुणा और दया के भाव से कार्य करना चाहिए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। वहीं निशांत धानावत और रणजीत सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लिया था जब उनकी ब्लेसिंग्स ली थी तो मुझे भी ये फील हुआ था कि ही इज ए लिविंग गॉड। वो साक्षात करुणा की मूर्ति और 90 साल कोई ऐसे नहीं जीता, वो भी एग्जाइल में। एक आदमी कंफर्ट में जीता है, एक आदमी स्ट्रगल में जीता है। दलाई लामा जी स्ट्रगल में जी रहे हैं और आप लोगों के लिए जी रहे हैं, वो स्वयं के लिए नहीं जी रहे। वो साक्षात प्रेम की मूर्ति है और ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन आप लोगों के बीच आकर मुझे होते हैं। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरी पूरी टीम आप सभी के साथ है। भारत तिब्बत संघ का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। आप जहाँ भी हमें बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे, हम आपके लिए तैयार रहेंगे। आपने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में नए गांवों को शामिल करने पर शुरू हुआ विरोध। पंचायत भवनों पर सूची चस्पा होने के बाद ग्रामीण हुए एकजुट। तेज रफ्तार पिकअप ने पुत्र की ली जान और पिता हुआ घायल। केसरोली के समीप सामने आई दुर्घटना। किराना दुकानदार द्वारा यूरिया की अवैध बिक्री पर गोदाम का ताला तोड़ हुई कार्रवाई। बामनवास चौगान पहुंची संयुक्त टीम। और हेलमेट लगाकर ट्रेन के आगे बैठा और की खुदकुशी। तेजारा फाटक के समीप सामने आई घटना। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।